वेलकम टू माय चैनल। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या है CAA और इससे किसे नागरिकता मिलेगी? ये देश में लागू हो गया है और इससे देश में क्या क्या बदलाव होंगे, किसके लिए ये फायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदेह। आज की वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। और इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी मजहब का हो, उसकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आखिर ये CAA क्या है और इसका मुसलमान इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके बहुत से कारण हैं, आइए जानते हैं। CAA को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें 125 इसके पक्ष में वोट पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी भी दे दी गई थी। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। ये संसद में पास होने से पहले CAB यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये बिल नागरिक संशोधन कानून यानी कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बदल गया है। नागरिक संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदायों, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी, इनको अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर कुछ आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण ये विवादों से घिरा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं। वहां धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसीलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार करके फैसला लेगी। CAA लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। बता दें कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। और इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी कि पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं, या फिर वैध दस्तावेज के साथ जो भारत में आए हैं लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों। नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वो साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित हैं, उन सबको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पात्र विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। विधेयक 3 देशों के इन धर्मों से संबंधित वैध प्रवासियों के लिए नागरिकता पर 2 अतिरिक्त प्रावधान जोड़ता है। पहला है जिसमें विधेयक कहता है कि नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। और दूसरा है उनके अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नागरिकता बंद हो जाएगी।
इसके अलावा विधेयक में कहा गया है कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। इस जनजातीय क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग जो असम में होते हैं, गारो हिल्स ये मेघालय में होते हैं और चकमा जिला जो कि मिजोरम में है और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल हैं। ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इजर लाइन के तहत आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट भारतीयों की अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की यात्रा को नियंत्रित करता है। अब जानते हैं क्या है यूसीसी कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकार ने इसे लागू करने के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद से ही यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं हो रही हैं। यूसीसी में देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक समान, एक बराबर कानून बनाने की बात की गई है। आसान भाषा में समझें तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए कानून एक समान हो जाएगा। मजहब और धर्म के आधार पर मौजूदा अलग अलग कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे और यूसीसी के लागू होने के बाद कई बदलाव भी आएंगे, जैसे कि विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के नियम एक समान होंगे। सभी के साथ एक ही नियम लागू होगा। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में भी समानता होगी। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा। अब जानते हैं यूसीसी की संवैधानिक वैधता के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे और इसी अनुच्छेद के तहत इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग की जा रही है। यूसीसी के लागू होने के बाद शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले, वहीं हर धर्म में शादी और तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए होगा वहीं दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकेंगे। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकेगा। यूसीसी लागू होने से अब जानते हैं क्या नहीं बदलेगा। यूसीसी को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह की कहानियां चल रही हैं, जिसके कारण ही लोग इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि असल में उन्हें इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। आइए जानते हैं कि यूसीसी के लागू होने से क्या नहीं बदलेगा। यूसीसी के लागू होने के बाद लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं यूसीसी लागू होने के बाद धार्मिक रीति रिवाजों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि लोगों की शादियां पंडित या फिर मौलवी नहीं करा सकेंगे। इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कुछ अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता की पात्रता अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। अवैध प्रवासी वे विदेशी हैं जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करते हैं या अनुमति समय से अधिक यहाँ पर रहते हैं। विधेयक में यह प्रावधान करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये लाभ पाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 से भी छूट दी जाएगी। 1920 का अधिनियम विदेशियों को पासपोर्ट ले जाने का आदेश देता है, जबकि 1946 का अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। विधेयक में आगे कहा गया है कि इसके लागू होने की तारीख से ऐसे अवैध प्रवासी के खिलाफ लंबित सभी कानूनी कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। इसमें एक और अधिनियम है, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि अधिनियम किसी व्यक्ति को प्रकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, यदि व्यक्ति कुछ योग्यताओं को पूरा करता है तो।
योग्यताओं में से एक ये है कि व्यक्ति पिछले 12 महीनों और पिछले 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक भारत में रह रहा हो या केंद्र सरकार की सेवा में रहा हो। विधेयक ने इस योग्यता के संबंध में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए एक अपवाद बनाया है। व्यक्तियों के इन समूहों के लिए 11 वर्ष की आवश्यकता को घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार 5 आधारों पर OCI का पंजीकरण रद्द कर सकती है, जिसमें धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण, संविधान के प्रति असहमति दिखाना, युद्ध के दौरान दुश्मन से उलझना, भारत की संप्रभुता के हित में आवश्यकता, सुरक्षा शामिल है। राज्य या सार्वजनिक हित या यदि पंजीकरण के 5 साल के भीतर OCI को 2 साल या उससे अधिक के कारावास की अगर सजा सुनाई गई हो तो भी ये रद्द किया जाएगा। जब विधेयक लोकसभा में पारित हुआ तो अयोग्यता को नागरिक अधिनियम या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य कानून के उल्लंघन तक सीमित करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। साथ ही कार्ड धारक को सुनवाई का अवसर भी देना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।